Hello everyone, myself Ramesh Kumar Sharma. Welcome back in my YouTube channel धासु केमिस्ट्री। इस चैनल में हम जो अभी चैप्टर ले रहे थे वो है सॉल्यूशन। इसमें हमने इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने कंसंट्रेशन शुरू किया था। कंसंट्रेशन मैंने करीब 9 तरह की बताई थी, जिनमें मोलरिटी को हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। तो अब क्या होगा, मैं करके आगे और बाकी सारी कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो नॉर्मलिटी क्या चीज देखिए, जैसे हमने मोलरता के बारे में पढ़ा था कि मोलरता किसी 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को बताती है। ये भी कुछ इसी तरह से है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हुई, वो क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। यानी मोलरता में हम क्या बताते हैं, विलियन के 1 लीटर में उसके विलय के मोलों की संख्या। और यहाँ पर क्या है, विलियन के 1 लीटर आयतन में उसके विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी विलियन का तो 1 लीटर में लेना है जैसे मोलरता में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विलय के मोलों के बजाय क्या लेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, सिंपल सा, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक ऊपर लिखना है आपको और नीचे लिखना है विलियन का आयतन। ध्यान रखें आपको यहाँ पर किसका आयतन लिखना है, विलियन का, और आयतन किसमें लिखना है, लीटर में। सिंपल जो हम देखें तो लिख सकते हैं सिंपल सा, एन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन लीटर्स। ये हो गया। अब बात आती है कि हम ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करें। मोलरता में से हम मोल ज्ञात करते हैं। यदि हमको डायरेक्ट यहाँ पर ग्राम तुल्यांक दिया हो तो सिंपल सा आयतन का भाग देकर के नॉर्मलता निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राम तुल्यांक नहीं दिया हो तो फिर हम क्या दे सकता है, तो जैसे मोल अपन निकालते हैं, मोल के लिए जो विलय का द्रव्यमान है उसमें उसे ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार का भाग देते हैं। ऐसे ही ग्राम तुल्यांक होते हैं। ग्राम तुल्यांक के लिए विलय की जो मात्रा हम ग्राम में लिखेंगे उसमें तुल्यांक की भार का भाग देते हैं। यदि हम उसको मोल की सहायता से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार पहले आपको द्रव्यमान से निकालना बता रहा हूं। तो ग्राम तुल्यांक क्या होगा, विलय की मात्रा वो किसमें लिखनी है, ग्राम में, और बटा ग्राम तुल्यांक की भारी होता है। ठीक है, इसको भी सिंबल के रूप में से लिख सकते हैं। मात्रा को डब्ल्यू लिख रहे हैं और इक्विवेलेंट वेट को डब्ल्यू टी इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब यह है तुल्यांक की भार। तो तुल्यांक की भार हमको किसी का रटना नहीं है। कुछ एक चीजें होती है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनका फिक्स है, उसको आप याद कर सकते हैं। बाकी हर किसी पदार्थ का तुल्यांक भार को रटना नहीं है, उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, किसी भी पदार्थ का तुल्यांक भार भी उसके ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार से ही निकाला जाएगा। लेकिन ये अलग अलग पदार्थों जो जिस प्रकृति का पदार्थ है उसके हिसाब से उसका अलग अलग निकलेगा। जैसे तुल्यांक भार क्या हुआ, ग्राम अणुभार या परमाणु भार में हम उसके वैलेंसी फैक्टर का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, वैलेंसी फैक्टर। शॉर्ट में VF यहाँ पर लिखा है, ऊपर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणुभार, या और नीचे लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जो कि हर प्रकार के पदार्थ के लिए अलग अलग तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसको अपन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। हमारे पास जो पदार्थ होते हैं सामान्यतः कोई तत्व हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, कोई अम्ल है या क्षार है, लवण है या कोई आयन है, सबका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरह से ज्ञात किया जाता है। और उसके वैलेंसी फैक्टर का भाग देंगे उसके अणुभार में या परमाणु भार में, तो उस पदार्थ का तुल्यांक भार आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तुल्यांक भार फिक्स नहीं होता। एक ही तत्व का अलग अलग कंपाउंड में तुल्यांक भार अलग अलग हो सकता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस तुल्यांक भार के साथ अपन क्या निकाल लेंगे, ग्राम तुल्यांक, और फिर ग्राम तुल्यांक के साथ क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये सारी बातें आपको उसके न्यूमेरिकल लूंगा तब समझ में आएगा। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अपन अभी मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट टर्म ले रहा हूँ, सभी के मैं कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेसिक। लेकिन जो ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो थोड़े कठिन होते हैं, वो भी सारी जो सांद्रताएं हम पढ़ लेंगे, उसके बाद इनमें आपस में संबंध होता है। सारी सांद्रताओं का आपस में कोई ना कोई संबंध है। तो सारी सांद्रताओं को सम्मिलित रूप से लेते हुए कुछ और अच्छे वाले न्यूमेरिकल में कराऊंगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी हम इनके हर एक सांद्रता के साथ जो उसके बेसिक न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं अपन देखते हैं वैलेंसी फैक्टर अलग अलग पदार्थ का कैसे ज्ञात करते हैं, उसके साथ फिर आगे कैसे काम करते हैं। अब अपन अलग अलग तरह के पदार्थ जो है उनके लिए हम वैलेंसी फैक्टर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तत्व है, तो तत्व की जो संयोजकता होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। अब तत्व की संयोजकता अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकती है। जैसे सिंपल सा ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में यहाँ पर संयोजकता +2 है, तो वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। यदि हम क्यूप्रस ऑक्साइड ले रहे हैं तो उसकी यहाँ पर संयोजकता +1 है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो इस तरह से तत्व की संयोजकता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। आयन की अगर बात करें तो आयन में जो आवेश है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। उसमें प्लस माइनस नहीं है, केवल हमको इसका मान देखना है। किसी सोडियम प्लस है तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना, 1 प्लस आवेश है तो 1 इसका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। कैल्शियम +2 पे +2 चार्ज है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। OH माइनस पे -1 है
तो आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड देखना है कि वैल्यू कितनी है 1, वो उसका वैलेंस वेक्टर है। SO4 2 सल्फेट आयन है तो उसका वैलेंस वेक्टर 2 हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी आवेश पे आयन पर जो आवेश है वही उसका वैलेंस वेक्टर होगा। ऐसे कोई अम्ल है मान लीजिए, तो अम्ल की जो क्षारकता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इट्स वैलेंस वेक्टर, तो यहाँ पर जो क्षारकता होगी वो उसके लिए क्या बनेगा, वैलेंस वेक्टर। अब क्षारकता क्या चीज है, किसी अम्ल द्वारा दिए जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या। कोई अम्ल जितने H+ दे सकता है वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी क्षारकता, उसी को अपन उसका वैलेंस वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है HCl है, एक H+ दे सकता है तो उसके लिए 1 होगा। H2SO4 2 H+ दे सकता है, इसलिए 2 उसका वैलेंस वेक्टर है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, ये 3 H+ दे सकता है तो उसके लिए 3 यहाँ पर वैलेंस वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही क्षार की बात करें तो क्षार की जो एसिडिटी है, अम्लता है, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज इट्स वैलेंस वेक्टर। तो यहाँ पर वो जैसे एग्जांपल लिया मैंने NaOH है यहाँ पर, तो ये मैंने डिटो लिख दिया कि दिए गए किसी क्षार के लिए दिए जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या वो उसकी अम्लता कहलाती है, वो इसका वैलेंस वेक्टर होता है। तो इसे NaOH 1 OH दे सकता है, उसका वैलेंस वेक्टर 1 है। बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 दे सकता है, उसका वैलेंस वेक्टर 2 होगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 दे सकता है, तो उसके लिए 3 होगा। इस तरह अपन आसानी से अम्लीय क्षार के लिए इसका वैलेंस वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कोई लवण है मान लीजिए हमारे पास, तो लवण का जो टोटल धनावेश या ऋणावेश है, कुल पॉजिटिव या कुल नेगेटिव चार्ज जो है वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस वेक्टर। ध्यान रखें इसमें कुल का मतलब से आप एग्जाम्पल समझिए, NaCl में एक सोडियम आयन है, उसमें +1 चार्ज है, तो वो इसका कुल धनावेश है। ऐसे कुल ऋणावेश में कितना होगा, -1। तो या तो कुल धनावेश ले लो या कुल ऋणावेश ले लो। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम आयन पे कितना आवेश होगा, +3, लेकिन 2 एल्यूमिनियम आयन है, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो कुल धनावेश लेना है वो उसका वैलेंस वेक्टर है। जैसे आप ऋणावेश अगर देखें तो एक सल्फेट आयन पर -2 होता है, तो 3 सल्फेट आयन यहाँ पर कितने जाएंगे, टोटल -6 हो जाएगा। तो माइनस यूज नहीं करना, कि उसकी वैल्यू देखनी है तो वो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार किसी लवण के अंदर कुल धनावेश या कुल ऋणावेश क्या होगा, वैलेंस वेक्टर। ऐसे कोई पदार्थ यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीकारक अपचय काम कर रहा है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके द्वारा ग्रहण किए गए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसके लिए क्या होगी, वैलेंस वेक्टर। किसी रिएक्शन में कोई एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो उनकी जो संख्या होती है उसके लिए वैलेंस वेक्टर काम करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सोडियम +1 बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उसका वैलेंस वेक्टर 1 हो जाएगा। इस प्रकार अपन अलग अलग पदार्थों के लिए वैलेंस वेक्टर क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी डिटेल उसको पढ़ना है, और भी तरह के पदार्थ, आपको कोई सा पदार्थ हो किसी रिएक्शन में आपको देखना है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो होगा हमारा, जिसमें वो मोल कंसेप्ट में पूरा ग्राम तुल्यांक वगैरह पूरा डेप्थ में न्यूमेरिकल है PMT के लिए, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इस वैलेंस वेक्टर के साथ साथ क्या निकालेंगे, तत्व का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार से हम निकालेंगे ग्राम तुल्यांक, और ग्राम तुल्यांक से निकालेंगे मोलरता। तो देखिए, अब अपन जितनी बातें पढ़ी उसको समराइज करें कि यदि हमारे पास ग्राम अणुभार है, परमाणुभार है, तो उसमें वैलेंस वेक्टर भागने से क्या जाएगा, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार पर कैसे काम लेना है, उसको द्रव्यमान भाग देना तुल्यांकी भार का, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम तुल्यांक, यानी ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। और फिर ग्राम इक्विवेलेंट में अपन क्या कर देंगे, आयतन से भाग दे देंगे, आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास नॉर्मलता। या उल्टा पड़े अपन, यदि वो नॉर्मलता चाहिए तो नॉर्मलता मतलब वो ग्राम तुल्यांक चाहिए, उसमें आयतन का भाग देंगे। ग्राम तुल्यांक पता नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान तुल्यांक भार का भाग देकर ग्राम तुल्यांक पता कर सकते हैं। तुल्यांक भार पता नहीं हो तो हम ग्राम अणुभार या परमाणुभार में वैलेंस वेक्टर भाग देकर के तुल्यांक भार ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं, नॉर्मलता बराबर ऊपर से ग्राम तुल्यांक लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक की जगह पर लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा तुल्यांक भार, और उसका आयतन भाग दे दिया। और ये तुल्यांक भार नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अणुभार में वैलेंस वेक्टर भाग देकर तुल्यांक भार निकालेंगे और उसका आयतन भाग देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक फॉर्मूला ये बनता है कि यदि हमको कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान दिया हो, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय का अणुभार पता होगा और विलेय का वैलेंस वेक्टर पता होगा, तो इन सब की सहायता से उसमें आयतन का भाग देकर के नॉर्मलता बड़ी आसान से ज्ञात की जा सकती है। वैसे ही फॉर्मूला से मोलरता सही है, मोलरता इसमें केवल वैलेंस वेक्टर का अंतर आया है। मोलरता में द्रव्यमान लिखते हैं और अणुभार लिखते हैं और सीधा आयतन का भाग देते हैं। यहाँ पर अपने पास एक चीज चेंज की है, द्रव्यमान और अणुभार भाई उस अणुभार में वैलेंस वेक्टर का और भाग दिया। तो यही जो चीज है उससे हम मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी आगे चल करके बताएंगे। अब अपन इसका समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनेगा उसमें मैंने पहले बताया था, मोलरता में हमको मोल और आयतन दिया होता है, ऐसे ही तुल्य नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमको ग्राम तुल्यांक और आयतन दिया हो सकता है। तो जैसे लिखा है HCl के 2 ग्राम तुल्यांक को जल में घोल करके 2 लीटर विलयन उसका बनाया गया, तो उसकी नॉर्मलता कितनी होगी। अब क्वेश्चन करने का वही तरीका जो मैंने पहले बताया मोलरता में। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको इसमें पूछा क्या है, क्या पूछा आपने इसको, इसमें आपको नॉर्मलता पूछी है। अब नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना, सबसे सिंपल जो
छोटा सूत्र है वो आप देख लीजिएगा, ग्राम तुल्यांक बटा आयतन होता है। अब इस सूत्र में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो क्या आपको डायरेक्टली दे रखें और नहीं तो इनडायरेक्टली रखेंगे। आप देखिए ग्राम तुल्यांक आपको साफ साफ से दे रखा है यहाँ पर, तो 2 लिख दिया हमने। आयतन भी लीटर में ही दे रखा है 2 लीटर, तो ये अपने 2/2 करा, तो 1 ग्राम तुल्यांक होते ही लीटर की नॉर्मलता रहेगी। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा नॉर्मलता का, जैसे मोलता में करता है ऐसे ही नॉर्मलता। अब दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन उसमें हो सकता है जिसमें हमको किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो और आयतन मान लो लीटर में या किसी जगह मिलीलीटर में दे सकता है। ये कोई शब्द नहीं कि द्रव्यमान ग्राम में देगा तो आयतन मिलीलीटर में देगा, कैसे भी दे सकता है, हमको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कैसा क्या H2SO4 49 ग्राम दे रखे हैं, उसको जल में घोल करके उसका 500 मिलीलीटर विलेन बनाया गया, तो उसकी नॉर्मलता करनी है। कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिया, हमको तो एक ही फंडा ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछा क्या है, क्या पूछा हमसे इसमें नॉर्मलता पूछी है। फिर आपको पता लगा नॉर्मलता पूछी तो उसे कितने सूत्र लिखा है, 1000-2000 सूत्र तो लिखा ही नहीं होंगे। किसी भी टॉपिक में किसी भी भौतिक राशि ज्ञात करने मुश्किल से 1-2 सूत्र ही होते हैं, तो आपने देख लीजिएगा हमको इसमें कौन सूत्र सूटेबल है। तो अब यहाँ पर आप नॉर्मलता सूत्र एक होता है सीधा ग्राम तुल्यांक बटा आयतन, और दूसरा तो हमने बताया था द्रव्यमान, उसमें अनुभार और अनुभार में वैलेंस फैक्टर भाग देकर के फिर आयतन का भाग देंगे। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र इसमें सूट कर रहा है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम तुरंत पता लग जाएगा। तो द्रव्यमान बटा अनुभार और उसमें वैलेंस फैक्टर भाग देने से लगेगा ग्राम तुल्यांक के बाद और आयतन का भाग दे देंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर कितना द्रव्यमान दे रखा आपको 49 ग्राम, 49 में लिख दिया। अनुभार जो है इसका H2SO कितना होता है 98, और वैलेंस फैक्टर मैंने पहले बताया आपको, वैलेंस फैक्टर H2SO4 अम्ल है, अम्ल का वैलेंस फैक्टर निकालते हैं, उसके द्वारा दिए जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या यानी उसकी क्षारकता बेसिसिटी जो होती है वो 2 H+ दे सकता है, इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब उसको अपन हल करेंगे तो यहाँ 49 है, मैंने एक दिन पहले बताया था आपको, यहाँ बटा के नीचे बटा है तो ये बटा होकर के फटाफट ऊपर आ जाता है, और ये 98 नीचे रह गया। ये भी बटा के नीचे बटा है तो बटाबट होकर के फटाफट ऊपर आ जाएगा। अब उसको अपन कैंसिल कर लेंगे, तो कुल मिला कितना गया इसका 2 इसकी होगी नॉर्मलता, या 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरह से अपन किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है उसको देख करके उसका सूत्र लिख लें, सूत्र में जो चीज चाहिए आपको उसको क्वेश्चन में आप देख करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब अपन मोलरता और नॉर्मलता दोनों पढ़ चुके हैं, तो इनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है, जितने भी अपन कंसेंसस पढ़ेंगे सब में आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। तो ऐसे ही नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध हो सकता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो देखिए अपन नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखा, द्रव्यमान और अनुभार और उसमें जो वैलेंस फैक्टर भाग देते हैं ऊपर चला गया और आयतन का भाग देते हैं। अब इसको अपन मोलरता संबंधित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान और अनुभार जो है, द्रव्यमान बटा अनुभार ये क्या हो जाएगा मोल, और ये आयतन नीचे चला गया और वैलेंस फैक्टर यहाँ कहाँ रख दिया, और मोल बटा आयतन क्या होता है मोलरता, और वैलेंस फैक्टर आगे आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना वैलेंसी फैक्टर। तो आपको किसी भी कंपाउंड की कोई पदार्थ हो, अम्ल क्षार जो भी है, उसकी मोलरता दी हो तो उसके वैलेंसी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधा क्या आ जाएगी नॉर्मलता आ जाएगी। इसको याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, कई बार अपन फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं कि मोलरता को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं या नॉर्मलता को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। एन को आप नॉर्मलता को बोल दीजिए नानी, क्या बोलेंगे नानी, और एम का वाला आप ध्यान रखिएगा मामी। और मामी कैसी है कि मामी, नानी तो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन मामी तो की छोटी है, तो वो कैसी है वेरी फिट, VF वैलेंस फैक्टर है, इसकी जगह आप ध्यान रखेंगे वेरी फिट है। नानी इक्वल टू मामी, और मामी कैसी है वेरी फिट, तो मामी के साथ आपको वेरी फिट ध्यान रखना, नानी तो वेरी फिट नहीं हो सकती बूढ़ी है, तो मामी कैसी है वेरी फिट, और दोनों मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा नॉर्मलता। इस ट्रिक का एक और फायदा है कि कई बार हमको ये पता नहीं चलता कि मोलरता बड़ी है नॉर्मलता बड़ी होती है। किसी भी विलेन की अगर आप मोलरता और नॉर्मल तुलना करें तो नॉर्मलता हमेशा ज्यादा आती है, मोलरता कम आती है, यानी मोलरता छोटी होती है नॉर्मलता बड़ी होती है। तो ये भूल जाओ तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं, हमेशा मामी क्या होगी छोटी और नानी क्या होगी बड़ी। तो ये भी कोई आपको हल करने की जरूरत नहीं है, इसमें सोल्व करके देखिए कौन सी बड़ी होगी। हमेशा नानी बड़ी होती है, मामी छोटी होती है, तो नॉर्मलता बड़ी है, मोलरता छोटी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलता मोलरता बराबर भी हो सकती है, वो कब, जब वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। जिन कंपाउंड के लिए वैलेंस फैक्टर 1 होता है उनकी नॉर्मलता और मोलरता सेम होती है। जैसे HCl है, इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, NaOH का वैलेंस फैक्टर 1 है, तो उनकी नॉर्मलता मोलरता बराबर है। तो कभी कभी नानी मामी एक दूसरे को बराबर समझती है, झगड़ा हो जाता है, एक हो जाता है, तो अदरवाइज तो नानी ही बड़ी होगी मामी से। अब इसका अपन आपस संबंध वाला एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा गया कि H2SO4 का मोलर विलियन है आपके पास, उसकी नॉर्मलता बताइए। देखिए क्या क्या है।
H2SO4 का मोलर विलियन उसकी नॉर्मलता, यानी आपको फंडा वही क्वेश्चन कटे, क्वेश्चन कितना भी छोटा हुआ भरवा ध्यान के पूछा क्या है, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो ग्राम तुल्यांक और आयतन पता होना चाहिए, वो इसमें कहीं दे रखा, या फिर आपको द्रव्यमान और तुल्यांक के बारे में पता होना चाहिए, आयतन पता होना चाहिए, वो भी नहीं दे रखा है। तो फिर चक्कर क्या है, आपको यहाँ पर ये कह रखा है कि मोलर विलियन, इसका मतलब आपको H2SO4 की मोलरता दी हुई है, और मोलरता से क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, वही N = M × वैलेंसी फैक्टर। अब इसका मतलब मोलर विलियन का मतलब मोलरता कितनी गिवन था, आप यहाँ देखिएगा, किसी पदार्थ का यदि मोलर विलियन है, इसका मतलब इसकी मोलरता कितनी होगी, 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। और दूसरा होता है नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल विलियन। तो नॉर्मल विलियन होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सा ही है, सस्ता सा होगा, कोई बेकार, ऐसा नहीं है नॉर्मल का मतलब। नॉर्मल मतलब है जिसकी नॉर्मल का मान कितना हो, 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये होता है नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए मोलर विलियन दिया हुआ है, इसकी मोलरता कितनी है, 1, यानी एम का मान कितना है, 1, और वैलेंस फैक्टर H2SO4 कितना होगा, कितने एस देगा ये, 2, तो उसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन मान कितना जाएगा, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आप यहां भी देख लीजिएगा, मोलरता, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलरता 1 है, और नॉर्मलता कितनी आ रही है, डबल, यानी नॉर्मलता उसकी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा हमेशा होता है कि विलियनों में नॉर्मलता मोलरता से ज्यादा ही आती है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे जितने भी कंसर्न टर्म है सबके क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, और फिर जब सारी कंसर्न टर्म्स पढ़ लेंगे तो उनका आपसे जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता ज्ञात करने के क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े अधिक कठिन होते हैं, इनको अपन एक साथ फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सा समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी आपको लगे अच्छा बुरा उस पर आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमको भी उसमें सुधार करने का मौका मिले। आप अच्छे कमेंट आएंगे तो हमको इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप जरूर इस चैनल को शेयर भी करें ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिले। थैंक यू।